हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज है हमारी 60 डेज वोकेबलरी में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग और बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग होने जा रही है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं आपके लिए लेकर के आ रखा हूँ। चलिए हम आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज मैं लेटर वर्ड है होता है लेटर, आपको बताइए पत्र। लेटर से बहुत सारे इडियम, जितने भी इडियम्स बनते हैं मैक्सिमम, वो मैं आपके लिए लेकर के आ रखा हूँ। और एक और वर्ड लेकर के आ रखा हूँ मैं आपके लिए, फिश। तो लेटर और मछली, इन दो वर्ड से रिलेटेड जितने भी इडियम्स बनते हैं, जितने भी इडियम्स प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और काफ़ी हद तक जो पिछले 3 या 4 साल में पूछे गए हैं, उसका मैं कलेक्शन आपके लिए लेकर के आ रखा हूँ, ताकि आपकी एसएससी सीजीएल 2025 हो, या कोई सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, या सीपीओ के लिए कर रहा हो, या फिर 2026 के लिए भी अगर कोई प्रिपेयर कर रहा हो, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग और एक्साइटिंग होने जा रही है। तो अगर आप अपने मार्क्स को इन्हेंस या फिर इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो हम आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहला क्या लिखा हुआ है? पहले लिखा हुआ है मैन ऑफ लेटर्स। आपने बार बार सुना होगा मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स मतलब क्या होता है? क्या एक मैन के पास बहुत सारे लेटर हैं? नहीं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट्स। जो क्या होता है? आर्ट्स में, आर्ट्स मतलब यहाँ पर है आर्टिस्ट से। आर्टिस्ट मतलब क्या हो गया? जो लिटरेचर में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उस चीज़ से रिलेटेड है। तो जो प्रोफिशिएंट होता है लिटरेरी आर्ट्स में, साहित्य में, देखो लिखा हुआ है लिटरेचर, साहित्य में, या कोई विद्वान व्यक्ति होता है, उसको क्या बोलते हैं? मैन ऑफ लेटर्स। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, कितनी सारी स्क्रिप्ट लिख रहा है। आप खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक खरगोश और कछुए की कहानी लिखनी है, तो आप कितनी क्या लिख पाओगे उसमें, बताओ? मैक्सिमम एक पन्ना लिख पाओगे आपकी। खरगोश था, कछुआ था, दोनों ने रेस लगाई और रेस करी, और तो खरगोश हो गया और कछुआ उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ गया और जीत गया। इससे ये कहानी मिलती है। लेकिन अगर मैं इसी को बोलूँ कि आपको इस स्टोरी को कम से कम एक बुक में लिखना है, पूरी एक बुक लिखनी है, अप्रॉक्सीमेटली 300 पेजेस की बुक लिखनी है, उसमें ये स्टोरी लिखनी है, तो किस तरीके से आप डिस्क्राइब करोगे? देखो, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? आपको स्क्रिप्ट लिखनी आनी चाहिए, किस तरीके से लिटरेचर आपको आना चाहिए, किस तरीके से आप लिखोगे कोई भी स्टोरी। जैसे कोई मूवी की स्टोरी बनती है, जो डायलॉग लिखे जाते हैं, कोई गाना बनता है, वो पोएम्स लिखी जाती हैं, तो किस तरीके से लिखी जाती हैं? तो वो क्या होते हैं? जो लिरिक्स राइटर होते हैं। तो इसलिए वो लिरिक्स राइटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितना ही सिंगर रोल प्ले करता है, उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से लिरिक्स राइटर रोल प्ले करता है। क्योंकि हमको सिंगर से उतना मतलब नहीं होता, हमको किससे मतलब होता है कि वो वर्ड्स क्या हैं, वो कोई भी गाना जो गाया गया है उसमें जो वर्ड्स हैं, वो कितना डीप आपको जो वो चीज़ें आपको क्या मतलब फील हो रही हैं। तो अगर वो डीप आपको फील हो रही है, इसका मतलब वो वर्ड्स फील हो रहे हैं ना। उसकी वॉइस कहाँ, वॉइस भी कई लोगों को फील होती है, पर मैक्सिमम क्या होता है, आप उन वर्ड्स से कनेक्ट करते हो चीज़ों को, करते हो नहीं करते हो? तो इसलिए जो लिरिक्स राइटर है, आप कोई भी सॉन्ग अगर आपको अच्छा लगता है, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि भाई मैन ऑफ लेटर्स, उसका जो लिटरेरी आर्ट्स में जो प्रोफिशिएंट है, वो कौन है। ये जो मूवी लिख रही है, उसकी स्टोरी राइटिंग जो कर रहा है, जिसने वो स्टोरी लिखी हुई है, तो वो स्टोरी लिखने के लिए भी तो कितना वो चाहिए, पेशेंस चाहिए, कितना टैलेंट चाहिए, उसके लिए भी स्किल बहुत रिक्वायरमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? तो उसी को बोलते हैं मैन ऑफ लेटर्स। अगला क्या लिखा हुआ है? अ ब्रेड एंड बटर लेटर। आपने सुना भी होगा, अ ब्रेड एंड बटर लेटर मतलब एक लेटर में ब्रेड है और बटर है। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब क्या है? अ थैंक यू नोट टू वंस होस्ट। कई बार लोग बोलते हैं ना, ब्रेड एंड बटर लेटर मतलब आप थैंक यू होस्ट लिखते हो। इसकी कहानी वहाँ से निकली हुई है। देखो, जब आप किसी घर जाते हो, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात हो रही है, तो वो जनरली क्या खिलाते हैं? ब्रेड एंड बटर खिलाते हैं। जैसे यहाँ रोटी, दाल, चावल, बिस्किट, ये चीज़ें खिलाते हैं। बिस्किट तो अब आया हुआ है, एंशियंट टाइम पे भी कहाँ कहाँ बिस्किट होता था यहाँ। तो हम रोटी, दाल, चावल, दूध, दही, इस तरह की चीज़ें खिलाते थे। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता था? ब्रेड होता था पहले से, ब्रेड एंड बटर खिलाते थे वो। तो जब मेहमान को आपने ब्रेड एंड बटर खिला दिया, तो उसने क्या करा? आपको एक ब्रेड एंड बटर लेटर लिखा, मतलब थैंक यू नोट किया, अपने मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लिखा हुआ ना, हस्तलिखित धन्यवाद पत्र। आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। आपको पता है हम किस तरीके से पढ़ते हैं, स्टोरी प्लस इमेजेस के थ्रू। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 4 लेटर वर्ड। अब देखो क्या होता है 4 लेटर वर्ड, 4 अक्षर का एक वर्ड बना के दिखाओ। तो 4 अक्षर का वर्ड आपको पता ही है, डैश 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 और डैश। बनता नहीं बनता है? अब किससे स्टार्ट होता है, किससे ख़त्म होता है, आपको पता ही होगा। तो 4 लेटर का वर्ड जो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी यूज़ किया जाता है, वेस्टर्न मूवीज़ में काफ़ी यूज़ किया जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। तो अब 4 लेटर वर्ड मतलब वही वहीं से निकला हुआ 4 लेटर वर्ड। तो 4 लेटर वर्ड का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या होता है? क्या माना जाता है? अपवित्र माना जाता है, अपमानजनक माना जाता है। वर्ड्स दैट आर ऑफन कंसिडर्ड प्रोफेन। देखो, एक बहुत अच्छा वर्ड निकल के आएगा, प्रोफेन या ऑफेंसिव, तो आपको पता ही होगा। तो जो प्रोफेन माना जाता है, जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देखो, दिख रहा ना भाई जी क्या बोल रहे हैं फ़ोन पर,
ठीक है, तो वही है। तो उसको क्या बोला, एक 4 लेटर वर्ड, जबकि बगल में लड़की खड़ी है फिर भी इस तरीके की बातें कर रहा, तो ये बोला अरे भाई पागल हो गए क्या। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, 4 लेटर वर्ड है, अब प्रोफेन माना जाता है इसे। नेक्स्ट देखो, मैन वुमेन ऑफ लेटर, जैसे मैन ऑफ लेटर्स हो गया तो वही उसी का क्या हो गया, जेंडर चेंज हो गया, वुमेन ऑफ लेटर। तो वुमेन ऑफ लेटर्स मतलब क्या होता है, वुमेन ऑफ लेटर्स मतलब होता है अ वुमेन हु इज़ वेल वर्स्ड इन लिटरेचर एंड रिलेटेड स्कॉलरली परस्यूट्स। महिला विशेष रूप से एक पेशेवर लेखिका या विद्वान होती है। कोई भी ऐसी एक फीमेल है जो आप देखते होंगे आपके ग्रुप में कई लड़कियां हैं जो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, या आपके कलीग्स जो होंगी, या आप जिनके साथ पढ़ाई करते होंगे, कोचिंग में पढ़ते होंगे, या आप ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हो, जैसे ये वाली वीडियो देख रहे हो, इसमें आप देखते होंगे कई लड़कियां बहुत जैसे पूजा होगी, मालती होगी, ऐसी बहुत लड़कियां हैं, सृष्टि हो गई, एक रेगुलर कमेंट करती हैं, प्रियंका हो गई, और रेगुलर आंसर देती हैं। तो प्रॉपर इसका मतलब क्या है कि भाई कितने डिसिप्लिन्ड हैं। तो ऑब्वियसली जो इतना डिसिप्लिन रहेगा, इंटेलिजेंट, तो बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगा, वो लगातार पढ़ेगा पढ़ेगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लगातार प्रैक्टिस करेगा, मॉक देगा, मॉक में उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो ये क्या दिखाता है, वुमेन ऑफ लेटर्स, क्या दिखाता है, वुमेन ऑफ लेटर्स। लेटर्स इसलिए बोल रहा है ना, जनरली क्या होता है कि एंशिएंट टाइम में क्या होता है ना, जो लिटरेचर है बहुत अच्छा होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा हाई, क्योंकि लिटरेचर क्या होता है, पढ़ने लिखने से रिलेटेड होता है, तो उसको क्या माना जाता था, बहुत ज़्यादा क्या माना जाता था, इंटेलिजेंट माना जाता था। जैसे विलियम शेक्सपियर हो गए या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, ये लिखते ही तो थे क्योंकि ये साइंस को प्रूव करते थे कि देखो मैंने E=mc² बताया और मैंने ये प्रूव कर दिया, तो प्रूव करते ना, न्यूटन हो गया। तो इसलिए इनको क्या बनाया था, मैन ऑफ लेटर्स बनाया था। वैसे जो कोई फीमेल में है तो उसको वुमेन ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अ डेड लेटर। अ डेड लेटर मतलब क्या, नाम में ही लिखा हुआ है देखो, अ डेड लेटर, लेटर, पत्र मर गया, पत्र मर गया मतलब पत्र मर सकता है, वो तो वैसे ही नॉन लिविंग होता है, होता नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, देखो इसका मतलब होता है तुम्हारा, इसका मतलब होता है जो यहाँ पर लिखा रहा होगा, आपको दिख रहा होगा क्या लिखा रहा है, a letter that is unable to be delivered to the recipient or return to the sender। जो आप डिलीवर्ड नहीं कर पाए हो या जो डिलीवर्ड ही नहीं हुआ। कई बार आप देखते हो कि आप मेल भेजते हो तो उसमें लिखा भी आता है कि मेल नॉट डिलीवर्ड, कई बार नहीं लिखा आता ईमेल अगर आप भेजते होंगे तो वही चीज़। या कई बार आपने लेटर कहीं भेजा और क्या पता वहाँ पहुँचा ही नहीं, तो वही लिखा हुआ, लेटर डेट इज़ अनेबल टू बी डिलीवर्ड टू द रिसिपिएंट और रिटर्न टू द सेंडर, और सेंडर को वापस आ गया हो तो उसी को बोलते हैं डेड लेटर। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, पॉइजन पेन लेटर। क्या लिखा हुआ है, पॉइजन पेन लेटर। तो क्या होता है पॉइजन पेन लेटर, मतलब पॉइजन मतलब जहर और पेन मतलब पेन, लेटर तो क्या मीनिंग निकला, इसका मीनिंग निकला देखो, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लिखा गया पत्र। नाम में लिखा है ना पॉइजन, पेन में क्या लगी हुई है, पेन में लगी है पॉइजन, जहर लगा हुआ है, उससे वो लेटर लिख रहा है। तो अगर वो कोई पढ़ेगा, कोई उसको फिर पकड़ेगा, हाथ पकड़ेगा, कई बार आदमी ऐसे मुंह में से, मतलब नहीं बोलते हैं कि थूक लगा करके ऐसे कागज़ को पकड़ता है या पन्ने पलटाता है, फिर दोबारा मुंह में हाथ लगाता है ऐसे, तो क्या पता वो मर जाए, है कि नहीं। तो वही लिखा हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लिखा गया या अक्सर गुमनाम जो पत्र होता है, तो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, अ लेटर डेट कंटेन्स मैलिशियस स्टेटमेंट, जिसमें क्या लिखा था, पॉइजन भरा हुआ, जहर भरा हुआ भाई उसमें, अबाउट द रिसिपिएंट के बारे में और अनदर पार्टी के बारे में। तो नाम में लिखा हुआ है जहर भरा हुआ, उसमें उल्टा उल्टा लिखा हुआ किसी के बारे में। तो वही नाम में लिखा हुआ, पेन से क्या क्या बनाते हो, पॉइजन, पेन पॉइजन, पेन में पॉइजन लगा हुआ है, उससे लिख रहा हो, गलत गलत लिख रहा है किसी के बारे में, पॉइजन जहर भर रहा है। जहर कई बोलते भी नहीं लोग, अरे यार तो जहर उगल रहा है यार तेरे बारे में, और यहाँ पर जहर से पेन में डाल करके लिख रहा है यार तेरे बारे में वो, ऐसे। तो ये है। और आपको पता होगा ऐसा बहुत होता है, जैसे इंडस्ट्रीज़ में ये बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ कई लोग क्या करते हैं, जानबूझ को उल्टा उल्टा लिखते हैं, उल्टा उल्टा छापते हैं। कई बार ऐसा, उसको पॉइजन पेन लेटर ही बोलते हैं, मतलब लेटर मतलब पत्र नहीं, पर जैसे आर्टिकल्स लिखते हैं, जैसे किसी नेता को बदनाम करना होगा, ऐसे बहुत होता है। कोई अच्छा नेता होगा, उसको बदनाम करना होगा तो लिख दिया उसके बारे में उल्टा उल्टा, कुछ भी लिख दिया, एडिटोरियल डाल दिया उसके बारे में गलत गलत। कुछ भी छोटी चीज़ होगी उसको बड़ा चढ़ा के और उल्टा उल्टा। कोई एक्टर होगा वो बहुत अच्छा कर रहा होगा, कोई दूसरा उसका राइवल एक्टर होगा तो लिख देगा उसके बारे में, ये लिखवा देगा, बोलोगे कि आजकल तो नेगेटिव पीआर भी चलता है, आपने सुना होगा ये वाली बात बार बार, नेगेटिव पीआर सुना आपने। पीआर मतलब क्या होता है, ये तो पता ही होगा। पीआर मतलब होता है कि अब पीआर मतलब होता है ना प्रमोशन, एक तरह पर ये समझ लो आप, क्या होता है पीआर मतलब प्रमोशन, आप प्रमोट करते हो। अब जैसे कोई भी नया एक्टर आ गया तो आप देखते हो ऐसा पीआर भरा रहता है उसका कि हर जगह उसी के शॉर्ट्स दिखेंगे, उसी के रील्स दिखेंगे, हर चीज़ उसी का दिखेगा, ऐसा लगता है कि भाई यही है भाई सुपरस्टार। अब इस तरह का आपने बहुत देखा होगा, तो वही है नेगेटिव पीआर मतलब। तो ये तो पॉजिटिव पीआर होगा कि उसको बढ़ाने के लिए जानबूझ के दिखा रहा है, अरे देखो ये तो गरीबों की मदद कर रहा है, अरे देखो ये तो गरीबों को बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा है, अरे देखो ये तो अपने फैंस का कितना अच्छा ट्रीट कर रहा है, अरे कितना अच्छे तरीके से घुल मिल रहा है, ये देखो। तो वो तो पॉजिटिव पीआर है। कैमरे मैन जानबूझ के पहुंचे रहते हैं, बोलते हैं चलो चलो आप ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये तो वो पॉजिटिव पीआर हो गया। ऐसा पीआर करते हैं तो पता ही होगा बेसिक आपको। वैसे नेगेटिव पीआर भी होता है।
मान के चलो कोई एक पर्सन है, वो देखता है कि यार ये तो बहुत आगे बढ़ रहा है, इसके कारण मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, या मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मुझे ज़्यादा कमर्शियल ऐड नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसका नेगेटिव पीआर करा देगा। देखो वो कहीं पे से भी जा रहा होगा, बोलेगा नहीं अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे को कहीं जाना है, ऑटोग्राफ अभी नहीं दे पाऊंगा, तो उसको फट करके वीडियो बना करके डाल देगा, बोलेगा ये देखो गलत तरीके से बिहेव किया एक लड़की के साथ, महज एक ऑटोग्राफ मांगा था लेकिन ऐसे करके पीछे कर दिया, इस तरह के। तो ऐसा बहुत देखा होगा आपने, तो उसको नेगेटिव पीआर बोलता है। तो वही तो है, पुराने ज़माने में पीआर थोड़ा ना होता था, पुराने ज़माने में ये होता था, पॉइजन पेन लेटर, जहर उगल दिया और जहर लिख दिया, बस वही है। ठीक, अगला देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है डियर जॉन लेटर। ये तो बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, नहीं सुना होगा तो मैं बताता हूँ। डियर जॉन लेटर बताऊँ क्या होता है। देखो डियर जॉन लेटर होता है, देखो एक ऐसा लेटर जो लिखा जाता है, सेंड किया जाता है टिपिकली फ्रॉम अ वुमेन टू अ मैन टू एंड अ रोमांटिक रिलेशनशिप। कई बार क्या होता है ना, अब एक्चुअली में अब इसको हिंदी में मैं क्या ही लिखता, ये बहुत बड़ा लिखना पड़ता, ठीक है ना। अब ऐसा थोड़ा ना लिखता डियर जॉन लेटर को कि प्रिय जॉन पत्र, तो इसका पूरी एक एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको बताऊंगा हिंदी में। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है ना, एंशिएंट टाइम में क्या हुआ था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक जॉन नाम का सिपाही था। वो सिपाही लड़ाई लड़ने जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब वो लड़ने जाता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है 4-4 5-5 साल चलती है। 1914 से 1918 तक चली गई थी, वो 4 साल तक चली थी। तो ऐसा होना कि वॉर 4 साल चल रही है तो बस 4 साल ही है, उसके 1-2 साल पहले प्रिपरेशन होना स्टार्ट होने लग जाती है। जैसे आज इंडिया को वॉर करनी होगी तो इंडिया थोड़ा बोलेगा सीधे कि जाओ हमला कर दो, अब अभी हमला हो गया। अभी ऐसे नहीं, ऐसे तो कॉमन सेंस वाली बात है, ऐसा थोड़ा ना होता है। क्या होगा भाई, इंडिया पहले प्रिपेयर करेगा आराम से, 1 साल तक आराम से प्रिपेयर करेगा, दिखेगा सब चीज़, अपने हथियार इकट्ठा करेगा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएगा, सब चीज़ करेगा, पूरी प्रॉपर ऑयल रिजर्व रखेगा, पैसे फॉरेन करेंसी रखेगा, प्रॉपर रखेगा, फिर जाकर के हमला करेगा। सब बिल्कुल बॉर्डर वॉर्डर पर पहुँचाएगा अपने सिपाहियों को, अपने सब चीज़ रेडी रखेगा और फिर जाके हमला करेगा, बैकअप रखेगा। फिर ऐसा होना कि अभी प्रधानमंत्री का मन करा कि हमला करना है तो अभी जाओ हमला करके आ जाओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वैसे एंशिएंट टाइम में होता था, एंशिएंट टाइम में तो और टाइम लगता था, क्योंकि आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि एक फ़ोन घुमाया वहाँ से वहाँ कुछ भी पहुँच गया, वहाँ से वहाँ बात पहुँच गई। एंशिएंट टाइम में तो इतना नहीं था, 1914 की बात कर रहा हूँ मैं, इतना फास्ट तो चीज़ें थी नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो थी, तो इसलिए वहाँ पर और टाइम लगता था। तो 5-5 6-6 7-7 8-8 साल लोग युद्ध के लिए लगे रहते थे, युद्ध में ही रहते थे, घर ही नहीं आए हो। तो क्या एक जॉन नाम का लड़का था, वो युद्ध में गया हुआ था, तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, तो उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो वो सोच रही थी भाई अब आएगा, भाई तब आएगा, भाई तब आएगा, भाई तब आएगा, भाई तब आएगा। भाई 8-8 साल तक आए नहीं, 8-8 साल तक आए नहीं, तो उसके घर वालों ने उसे प्रेशर बनाया होगा कि भाई क्या है, अब क्या बताओ तो मर गया। क्योंकि कई लोगों को पता होना चलता उस टाइम पर, ऐसा होना होता कि फ़ोन कर दिया, घर में फ़ोन घुमा दिया, चिट्ठी पत्र लिखने का भी वहाँ सैनिकों को कहाँ टाइम मिलेगा, वहाँ लड़ाई में, वहाँ कहाँ। उस टाइम पे तो बिल्कुल ऐसे फिजिकल वॉर होती थी, बिल्कुल जैसे कोई एक सेना यहाँ पर है और दूसरी सेना बिल्कुल यहाँ पर, यहाँ से गोलियाँ चल रही, यहाँ से गोलियाँ चल रही, यहाँ कहाँ लेटर लेटर की बात चलेगी, यहाँ पर बैटल ग्राउंड होते थे प्रॉपर। आज तो ऐसा है कि मिसाइल इधर से मारी उधर मारी, बस बैटल ग्राउंड की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन उस टाइम पे तो बिल्कुल बैटल ग्राउंड होते थे, आपको पता ही होगा। तो वही है, तो जॉन लेटर भी कुछ नहीं लिख पाता है, बड़ी मुश्किल से तो लेटर भेजते हैं, तो वो भी नहीं लिख पाता, तो कुछ फ़ोन हो लेटर, तो अब कई सिपाही वापस ही नहीं आते, तो उनको लगता है कई लोग मर गए। कई बार ऐसा होता था सिपाही वापस नहीं आ रहा क्योंकि वो मर गया है, तो लोगों को लगा वो मर गया, तो उसकी वुमेन जो उसकी गर्लफ्रेंड लगा होगा कि वो भी मर गया, वो नहीं आ रहा, घर वालों ने प्रेशर डाला होगा कि भाई अब कब तक ऐसे रहोगे, कुंवारे रहोगे, तो अब तो शादी करनी पड़ेगी। तो तब उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए लेटर लिखा था डियर जॉन लेटर के नाम से, कि उसका पहुंच जाएगा तो वेल एंड गुड, कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप खत्म कर रही हूँ, मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। तो ऐसी ऐसी बातें उसमें लिखी गई थी, तो वो बहुत फेमस हुआ था। वो बाद में वो वापस आ गया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद वो जॉन वापस आ गया था, घर आ गया था, तो देखता है कि अरे उसकी तो उस गर्लफ्रेंड की शादी हो गई थी, उसके बच्चे हो गए थे, तो वो कहानी है। उस पर एक मूवी बनी हुई है अगर आपने देखी होगी तो डियर जॉन लेटर वही है, समझ में आ गया। तो कोई एक ऐसा पर्सन है जो एक वुमेन लिखती है डियर जॉन लेटर, मतलब एक वुमेन लिखती है अपने पार्टनर को, ताकि वो अपना रोमांटिक रिलेशनशिप मतलब जो जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है उसको एंड करना चाहती है, वो बोली कि नहीं अब मैं नहीं रह पाऊंगी और ऐसी ऐसी कंडीशन है मेरी, ये ऐसे ही हो। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब इसका हिंदी में मैं क्या ही लिखता, पूरी इतनी बड़ी स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई तो वो कहाँ पता है इसमें, तो इसलिए मैंने आपको इसको समझा दिया है। नेक्स्ट वन देखो, लेटर परफेक्ट। देखो लेटर से कितने सारे इडियम्स निकल के आए हैं। लेटर परफेक्ट में तो नाम ही लिखा हुआ है, लेटर क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, त्रुटिहीन। अब आप कई बार गौर करते होंगे, कई बार लेटर लिखते हो ना, उसमें इतनी एरर रहती है, स्पेलिंग मिस्टेक रहती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक रहती है, कॉन्टेक्चुअल मिस्टेक रहती है, तो वो लोग बोलते हैं यार क्या लेटर लिखा हुआ है। या मेल भेज दो, कई बार मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ है, कई बच्चे मुझे मेल करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो मेल करते हैं, देखो इतनी एरर रहती है उसमें, स्पेलिंग एरर उसमें इतनी रहती है, ग्रामेटिकल एरर, कॉन्टेक्स्टुअल एरर, लगभग मैक्सिमम एरर रहती है। कहाँ कॉमा मारना है, कहाँ फुल स्टॉप मारना है, कोई सेंस नहीं, लिखना है बस। जैसे चैटिंग करते हैं, तो भाई चैटिंग कर रहे हो तो तुमको देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन सेंडिंग अ मेल एंड व्हाट यू चैट विद योर फ्रेंड्स।
आप नॉर्मल चैट करते हो, इंग्लिश में लिखते हो, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स लिखते हो और उसमें कुछ भी लिख दिया आपने, वो जो सामने वाला समझ गया, वेल एंड गुड, क्योंकि वो तो नॉर्मल कन्वर्सेशन है। लेकिन जब आप किसी को मेल लिखते हो, वो चैटिंग में नहीं आता, कभी याद रखना। आप किसी को मेल लिख रहे हो तो वो प्रॉपर एक उसका एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट में आता है। हाँ, आपने फ्रेंड को आप ऐसी कोई मेल भी, मतलब कोई अटैचमेंट आपने भेज दिया, कोई फाइल भेज दी, कोई पीडीएफ भेज दी, कोई इमेज भेज दी, वो अलग बात है, उसमें तो क्या ही लिखना हो, आप बिना सब्जेक्ट डाल के लिख लेते हो। लेकिन मैं कई बच्चों को देखता हूँ वो मेल करते हैं ना, उसमें सब्जेक्ट पड़ा रहता है, मतलब बहुत मैक्सिमम मिस्टेक रहती है। तो आपको ये आना चाहिए। अगर आपको याद आ रहा होगा ना, जब हमने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था, तो उस टाइम पर होता था लेटर लिखने के लिए, प्रीसी लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए आता था, एक टीयर 3 होता था। अगर आपको, वैसे आपको पता नहीं होगा, आप तो नए बच्चे होंगे, तो उस टाइम पर आता था ये। तो उस टाइम पर इसलिए हमको उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। अब क्या हो गया, कंप्यूटर आ गया है, टाइपिंग वाइपिंग करो, बात खत्म। तो वो ज़्यादा बेटर था मेरे हिसाब से। टीयर 1 होता था, टीयर 2 होता था। टीयर 1 200 मार्क्स का होता था, टीयर 2 में 400 मार्क्स का होता था, 200 मार्क्स इंग्लिश और 200 मार्क्स का मैथ्स होता था। और टीयर 3 होता था, उसमें हमारा ये आता था, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग और या प्रीसी आते थे। तो इन तीन में से कोई 2 चीज़ आती थी। तो वो उसमें मैक्सिमम हम हर फॉर्मेट के लेटर पढ़ के जाते थे, हर फॉर्मेट के ऐसे किस तरीके से लिखना, प्रीसी किस तरीके से लिखनी है, तो हम पढ़ के जाते थे। तो काफ़ी इंग्लिश बिल्ड हो जाती है उसमें अच्छे तरीके से। इसमें क्या है कि कंप्यूटर के बारे में पूछ रहे हैं बस, कंप्यूटर भी वेल एंड गुड, अच्छा है, मना नहीं कर रहा हूँ, पर टाइपिंग मेरे हिसाब से कोई उतना असर डालती नहीं है। टाइपिंग से क्या ही हो जाएगा, पर ठीक है, सरकार ने सोचा तो बढ़िया ही होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लेटर पर। क्योंकि कई लोग इतने महान भी आते होंगे, उन्होंने देखा होगा कि सेलेक्ट होकर के आ रहे हैं, उनको टाइपिंग ही नहीं आ रही है। अब ये भी तो है फिर अब कहानी, क्योंकि ऐसे होते हैं, ऐसे आ रखे होंगे उनके पास, ऐसे केस आ गए होंगे कि भाई तुमने डबल AO निकाल दिया, तुमने इनकम टैक्स निकाल दिया, और पता चला भाई को टाइपिंग ही नहीं आती है। भाई को बोल रहा है भाई कंप्यूटर में ये कर दो, भाई कह रहा है तो मैं टाइपिंग सीख रहा हूँ शुरू के 3 महीने, भाई टाइपिंग सीखने पे लगा हुआ है, या कोई बहन टाइपिंग सीखने पे लगी हुई है वहाँ पहले। तो सरकार ने भी बोल देंगे भाई क्या है ये, तो उससे बड़ा तो इसको टाइपिंग ही डाल दो कि इधर ही फेल कर दो इसको, इसको जिसको टाइपिंग ही नहीं आती तो कितने मार्क्स आए उसके। तो ऐसा होता होगा। तो सरकार ऐसे बेवकूफ़ थोड़ा, कोई भी चीज़ देखो गवर्नमेंट सोच समझ के स्टैंड लेती है किसी भी चीज़ का। गवर्नमेंट कोई बेवकूफ़ थोड़ा कि नहीं आज मन कर रहा है टाइपिंग डाल दो, आज मन कर रहा है कंप्यूटर डाल दो। कई ऐसे महान होते होंगे, मैथ्स में बहुत अच्छे होते होंगे, इंग्लिश में बहुत अच्छे होते होंगे, कंप्यूटर नील बट्टा सन्नाटा होता होगा। पता चला भाई विंडोज़ खोल दो, भाई को विंडोज़ खोलना नहीं आ रहा, भाई MS वर्ड पावर पॉइंट में कुछ ये टाइप कर लो, MS पावर पॉइंट के बारे में कुछ फंक्शन ही नहीं पता, होम टैब क्या होती है, फाइल टैब क्या होती है, इंसर्ट क्या होता है, हाउ टू इंसर्ट अ टेबल, मर्ज कैसे करते हैं, कुछ पता ही नहीं है। तो वो बोलते होंगे भाई इनको तो 6 महीने हमको कंप्यूटर सिखाने में लग जा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। तो वो बोलते होंगे हमको इंस्टेंट काम करने के लिए चाहिए, हम इंस्टेंट इसलिए हमने वैकेंसी निकाली, अब इनको पहले 1 साल में वैकेंसी फिलअप हुई, उसके भी 6 महीने में इनको पहले कंप्यूटर सिखाओ। तो वहाँ भी दिक्कत आ रही हुई है, तो इसलिए भी रखा हुआ है। तो ऐसा होता है ना, इसलिए सरकार ऐसी थोड़ा ले लेती कोई भी डिसीजन। तो ये चीज़ है, वरना तो वो बेटर ही था। ठीक है, तो आई होप आपको परफेक्ट लेटर समझ में आ गया होगा, जो बिल्कुल त्रुटिहीन है। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल क्या है, त्रुटिहीन है, जिसमें कोई भी क्या है, एरर नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आया हुआ है ड्रिंक लाइक अ फिश। ड्रिंक लाइक अ फिश, अब देखो फिश से आने, मैंने लेटर से आपको अप्रोक्सीमेटली 8 लिखा दिए। अब अगला क्या लिखा हुआ है, ड्रिंक लाइक अ फिश। अब देखो ड्रिंक लाइक अ फिश मतलब क्या होता है। ड्रिंक लाइक अ फिश मतलब होता है मछली की तरह पानी पीना। मछली की तरह पानी पीना नहीं, मतलब पीना। ड्रिंक लिखा हुआ ना, तुम पीना, मछली की तरह पीना का मतलब क्या हो गया, एक सेकेंड। अब देखो क्या है ड्रिंक लाइक अ फिश, मैंने आपको क्या बताया। ड्रिंक लाइक अ फिश मतलब क्या होता है, देखो ड्रिंक लाइक अ फिश मतलब होता है बहुत ही अधिक शराब पीना। इस शराब पीने के सेंस में होता है डिप्सोमेनियक, मैंने आपको एक वर्ड लिखा था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो वही है। ड्रिंक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एल्कोहल, जो है डायग्राम में देख रहा है, क्या शराब पे शराब पिया जा रहा है, ड्रिंक लाइक अ फिश। अगला क्या लिखा हुआ, अब मछली से आएंगे, ठीक है, सारे के सारे। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ, अ कोल्ड फिश। अ कोल्ड फिश मतलब डायग्राम देखो क्या दिख रहा है आपको, मछली बिल्कुल ठंडी हो रही है, मतलब समवन हु इज़ इमोशनली डिस्टेंट, रिजर्व्ड एंड सीमिंगली अनफ्रेंडली। कोल्ड फिश मतलब मछली की तरह है भाई, बिल्कुल अनइमोशनल है, मतलब ठंडी मछली की तरह। ना वो तड़पड़ा रही है, ना फड़प रही है, ना इधर जा रही है, ना उधर जा रही है, बिल्कुल। अगर मछली को ऐसे डाल दोगे तुम फ्रीजर में तो बिल्कुल जम जाएगी, कैसे नहीं। उसका बोलते अनइमोशनल है, उसको कोई इमोशनल दिखाएगी, अनफ्रेंडली है, तो वहीं से निकला हुआ कोल्ड फिश। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है फिश स्टोरी। क्या लिखा हुआ है, फिश की स्टोरी, फिश की स्टोरी। फिश स्टोरी मतलब क्या होता है, एन एग्जाजरेटेड, इनक्रेडिबल और अनबिलीवेबल टेल है। इसको क्या बोलते हैं, अविश्वसनीय। क्या बोलते हैं, अविश्वसनीय। वो मछली की स्टोरी, और ये मैंने तुमको बता ही रखा है। एंशिएंट टाइम में क्या होता था ना, जो मछुआरे समुद्र में जाते थे मछली पकड़ने के लिए आते थे, वो वहाँ से जब वापस आते थे तो वो क्या बोलते थे, वो कुछ ना कुछ कहानी सुना देते थे घर में आकर। अरे आज तो हम वहाँ गए, हमने तो ऐसी मछली देखी, अरे हमने तो ऐसा देखा, हमने तो
4 फिन वाली मछली देख दी हमने तो ऐसा देख लिया वैसा देख लिया, और बहुत बड़ा सैलाब आया और जहाज जैसे बचा ऐसे बचा, इस तरीके से कुछ सही भी होती थी और कुछ तो बढ़ा चढ़ा करके बता देते थे चीज़ों को। तो वहीं से निकल के आया कि मतलब अब इसमें जिसमें आप विश्वास ही ना करो, एग्जैगरेटेड बढ़ा चढ़ा के दिखाए। एग्जैगरेटेड मतलब वो होता है कि आपने चीज़ों को बढ़ाया है, बढ़ा चढ़ा के दिखाया हुआ। जैसे मान के चलो आप गए, आप एक मैच जीत के आ गए, आज क्रिकेट का मैच जीत के आ गए, आप वो मैच जीत के आगे 5 रन से, 5 रन से मैच जीत के आगे, लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए थे और आपने आराम से उनको हरा दिया 5 रन से, आप मैच जीत गए, वो 5 ही रन बना पाए। और आप घर आके बोलोगे अरे क्या मैच हुआ, 10 रन जीते, पहली बॉल पे तो भाई उसने छक्का लगा दिया, उसी बॉल पर 2 रन भाग गए, अब तो भाई बाल बाल बच गए, अब तो अगली 4 बॉल तो मैंने डॉट करा दी, मजे आ गए। तो इस तरीके से आप बढ़ा चढ़ा करके ये दिखाओगे, इस तरीके की चीज़ों को एग्जैगरेट कर दिया आपने चीज़ों को, तो वो ये फिश स्टोरी वहीं से निकला हुआ है। नेक्स्ट जो क्या लिखा हुआ है, बिगर फिश टू फ्राई। क्या लिखा हुआ है, बिगर फिश टू फ्राई। तो क्या होता है बिगर फिश टू फ्राई, यहाँ पर डायग्राम देखो क्या दिख रहा है। बिगर फिश टू फ्राई मतलब होता है ज़्यादा महत्वपूर्ण या सार्थक कार्य निपटाने का होना। हैव अदर और मोर इंपॉर्टेंट मैटर्स टू अटेंड टू। बिगर फिश टू फ्राई मतलब, बिगर फिश टू फ्राई का मतलब ये हो गया ना कि कोई आपके पास ज़्यादा महत्वपूर्ण है कोई चीज़ काम करने के लिए। जैसे आप क्या कर रहे हो, आप मान के चल अभी क्या कर रहे थे, आपने देखा कि चलो मैं क्या कर लेता हूँ यार, थोड़ा सा कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेता हूँ। फिर आप क्या सोचोगे, आप बोलोगे अरे इससे बढ़िया यार मैं देवेंद्र सर की वीडियो आई हुई एटीएम फ्रीज की, वो देख लेता हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है, मेरा तो अभी एग्जाम आने वाला है, 10-15 दिन बाद एग्जाम आने वाला है, तो ज़्यादा बिगर फिश टू फ्राई क्या है आपके लिए कि शॉर्ट्स देखना यूट्यूब पर, कि उससे बड़े मैं एक 20 मिनट की वीडियो निपटा देता हूँ तब तक, ठीक है ना। तो वही है, उसी तरीके से होता है बिगर फिश टू फ्राई। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, फिश आउट ऑफ वाटर। क्या लिखा हुआ है, फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब यू डू नॉट फील कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, असहज, असहज होना, क्या बोलते हैं उसको, असहज होना, नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। फिश आउट ऑफ वाटर कॉमन सेंस वाली बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस लगाओ कि मछली को अगर तुम पानी से बाहर निकाल दोगे क्या वो कंफर्टेबल फील करेगी भाई, वो कैसे फील करेगी, सोचो ज़रा। सोचो तुम्हारे पूरा मुंह पे और नाक पे किसी ने बिल्कुल टेप लगा दिया, टाइट से बांध दिया या बंद कर दिया, आप कैसा फील करोगे, आप अनकंफर्टेबल। बिग फिश नाम में लिखा हुआ है, ये तो आपने मूवीज़ में भी सुना होगा, अरे वो तो बड़ी मछली पकड़ ली मैंने, बड़े गुंडे जब अब बड़े गुंडे को पकड़ते हैं तो कई बार बोलते हैं बड़ी मछली को पकड़ने के लिए छोटी मछली पकड़नी पड़ती है, या आज तो हमने बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है, मतलब एक बड़ा गुंडा कोई हाथ लगा है इस तरीके। या कोई चोर बोलेगा तो बिग फिश हाथ लगी है, मतलब तो बड़ा माल हाथ लगा, तो बहुत पैसे कमा लिया हमने, बहुत पैसे चोरी कर लिए, इस तरीके के सेंस में होता है। एन इंपॉर्टेंट पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पर्सन, तो बिग फिश उसको बोलता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, पावरफुल हो। देखो आप कितना पावरफुल है, इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये बोलेगा तुम सबको खा जाऊँगा, पावरफुल है कि नहीं, प्रसिद्ध व्यक्ति। नेक्स्ट जो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है सी आई टू आई। तो क्या होता है सी आई टू आई मतलब, सी आई टू आई मतलब होता है, अब देखो ये मैंने आपको रिवीजन के लिए डाले हुए हैं, ठीक है, मैंने आपको ये पहले करा दिए हैं, अगर आपको याद आ रहा होगा, और अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो ये आप कई बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो वो तो उनके लिए तो नया हो गया, वरना मैं हर चीज़ हर बार हल्का सा रिवीजन के लिए भी एक आध चीज़ें डाल देता हूँ, ताकि आप पुरानी चीज़ों को भूल तो नहीं जा रहे हो, आपको यार रिमेंबर करने की भी कोशिश करें कि हाँ ये मैं जी सर आपने पढ़ा दिया है मेरे को, ठीक है ये पढ़ा दिया है, मैं इसका आंसर बता सकता हूँ। क्या होता है सी आई टू, आंखों से आंखें मिल रही है, मैंने आपको बताया था, मतलब आप उससे क्या कर रहे हो, एग्री कर रहे हो, मतलब एग्री विथ समवन, जैसे अंगूठा दिखा रहा है, यस यस एग्री, आई एग्री विद यू। ग्रीन थम, क्या होता है ग्रीन थम मतलब, ये मैंने आपको बताया था कि अंगूठे में क्या लगा हुआ है, था ग्रीन हरा लगा हुआ है, मतलब वो गार्डनिंग में, नेचुरल चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करता है, प्लांटेशन पर, एग्रीकल्चर पर, या फिर गार्डनिंग में, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं नेचुरल इंटरेस्ट है क्या, गार्डनिंग से रिलेटेड, प्लांटेशन से रिलेटेड, तो उसका बोलते हैं ग्रीन थम, हरियाली, नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, गुड समैरिटन। शायद अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको ये वाला वर्ड भी बताया हुआ है। क्या होता है गुड समैरिटन मतलब, देखो गुड समैरिटन मतलब होता है ना जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हेल्पफुल पर्सन होता है। क्या कहानी बताई थी मैंने, याद है, जो अफ्रीका वाला पार्ट है, एक तरफ एशिया है, इस तरफ एशिया है कि नहीं है, इस यहाँ पर अफ्रीका है कि नहीं, अफ्रीका, और यहाँ पर क्या है, यूरोप है। तो यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, अफ्रीका नॉर्दर्न पार्ट में, और एशिया के वेस्टर्न पार्ट है बहुत गर्मी है। अरब प्लेटू है, अरब के पूरे पठार हैं वहाँ पर, अरब के क्या है, रेती रेत, अरब, कतर, यूएई, आपको पता है सब रेतीले इलाकों में से। और नॉर्दर्न सहारा, ये अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में बिल्कुल बहुत ही खतरनाक सहारा डेजर्ट है वहाँ पर, तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, रेती रेत वाला इलाका, तो बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ पर। वहाँ पर अब लोग कहाँ आते थे, लोग मक्का मदीना के लिए आते थे, सऊदी अरेबिया में, या और भी बहुत रिलीजियस प्लेसेस हैं इस तरफ, तो वहाँ लोग जाते थे, टर्की के थ्रू जाते थे, अदर अफ्रीका के थ्रू जाते थे, अदर यहाँ नीचे से ऊपर से इधर से जाते थे। तो वो यहाँ पर क्या होते, बीमार बहुत होते उस गर्मी में, उतनी गर्मी उन्होंने देखी नहीं होती थी, रेत में भयानक गर्मी होती है, तो वहाँ पर बहुत गर्मी होती है। तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, इन इलाकों के लोग, इन रेतीले इलाकों के लोगों को समैरिटन बोलते थे उस ज़माने में, क्या बोलते थे, समैरिटन बोलते थे। तो वहीं से निकला हुआ है समैरिटन, वो उनकी हेल्प करते थे, जो भी बीमार हो जाते थे रास्ते में उनकी हेल्प करते थे वो, तो उन्हीं को बोलते हैं गुड समैरिटन, वहीं से निकला हुआ है, हेल्पफुल पर्सन वहीं से आया हुआ। पॉइंट ब्लैंक, या होती तो आपने नहीं सुना तो मैं बता दूँ, देखो पॉइंट ब्लैंक क्या होता है ना,
पॉइंट ब्लैंक मतलब आपको केवल पॉइंट दिख रहा, बाकी सारा ब्लैंक है। क्या दिख रहा है आपको? केवल पॉइंट दिख रहा, बाकी सारा ब्लैंक है। मतलब आप कितने फोकस्ड हो तो आपको क्या मिल जाएगी? पक्का सक्सेस मिल जाएगी। आपको केवल पॉइंट दिख रहा, आपको दिख रहा, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। आपको अगल बगल दिख रहा, कुछ कुछ नहीं दिख रहा। आपको केवल दिख रहा है मेरा ये रास्ता है, बात खत्म। बस जो मेरा रास्ता क्या है, मेरे को डेली वीडियोस आएंगी, वीडियोस दिखनी है, प्रॉपर तरीके वीडियोस दिखनी है, अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, प्रॉपर तरीके से मॉक लगाना है, हर सब्जेक्ट मेरे को पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। तो वही लिखा हुआ वेरी डेफिनेट और डायरेक्ट, निश्चित है, पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट के अलावा सब चीज़ क्या ब्लैंक है। नेक्स्ट जो क्या लिखा हुआ है, स्टेटस क्वो। क्या लिखा हुआ है? स्टेटस क्वो। ये तो आपने सुना भी होगा। स्टेटस क्वो मतलब होता है ना, देखो एक होता है चेंज और एक होता है स्टेटस क्वो। चेंज मतलब आप चीज़ों को बदल रहे हो, स्टेटस क्वो मतलब सेम टू सेम रख रहे हो। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो आपको बिल्कुल स्टेटस क्वो रखना है। ऐसे नहीं कि अब तो पेपर 15 दिन बचे हो, अब तो मैं तो 18-18 घंटे पढ़ूंगा। चेंज नहीं करना है। अगर आप पढ़ रहे हो आराम से 6-8 घंटे पढ़ रहे हो तो मोर देन सफिशियंट होता है, मोर देन सफिशियंट। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो, हाँ, लेकिन तो अगर आप पता चला आप तो सोचो अभी 10 दिन से ही स्टार्ट किया हुआ आपने, तब तो भाई अब भागना पड़ेगा आप। लेकिन आप रेगुलर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे रेगुलर है मेरी वीडियोस पर, तो बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आप लिटरली पिछले 2 महीने से इस तरीके से इंग्लिश पढ़ रहे हो, उस तरीके से आपने रीजनिंग पढ़ी होगी, मैथ्स पढ़ी होगी, तो वो बहुत ही बढ़िया मौका आप लगा ही रहे होंगे। तो आप बिल्कुल इसी रिदम में चलते रहना है, ठीक है ना। इसका मतलब यथास्थिति, स्टेटस को रखना आपको। स्टेटस अपना क्या रखना? कुओ। ये वेस्टर्न कंट्री का वर्ड है, ठीक है, कुओ। ये आपने बहुत बार ऐसे सुना होगा। बॉन एपेटाइट आपने सुना होगा, बोन हो याद सुना होगा, मैंने आपको करा रखे हैं। बॉन्जुआ, बॉन्सुआ, स्टेटस क्वो, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड होते हैं, वो फॉरेन कंट्री का वर्ड है, ठीक है। तो स्टेटस क्वो मतलब स्टेटस आपको क्या रखना? क्वो मतलब सेम टू सेम रखना है, वहाँ से निकला हुआ है। और रेट रेस तो आपने सुना ही होगा। रेट रेस मतलब बिल्कुल चूहे चूहे कैसे भागते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक गड्ढे में गिरा, दूसरा भी गिरेगा, तीसरा भी गिरेगा, चौथा भी गिरेगा। तो वही है। तो क्या है? फियर्स कंपटीशन फॉर पावर, चूहा दौड़, मतलब पावर के लिए जैसे सब लोग भाग रहे हैं। एसएससी सीजीएल हो रहा है, भाग रहे नहीं भाग रहे हैं, एसएससी सीजीएल के लिए सब के सब भागने पे लगे हुए हैं कि भाई एसएससी सीजीएल। और आजकल जो टीचर भागने पे लगे हुए हैं कि क्या एसएससी को गाली देने पर या किसी भी चीज़ को उल्टा उल्टा कहने पर, ये तो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। और वैसे तो मैं क्या ही बोलूँगा फिर। मैं तुमको एक बात बता दूं, यही टीचर जो बहुत बड़े बड़े टीचर हैं आज, यही टीचर की अगर आप वीडियो देखोगे ना, जो यही लोग जो आज बोल रहे हैं ना टीसीएस लेके आओ, टीसीएस लेके आओ, टीसीएस लेके आओ, यही टीचर आप देखना 6-7 महीने पुरानी वीडियोस निकालना इनकी, अब देखना यही टीचर लोग ना टीसीएस को गाली दे रहे थे। अच्छी खासी एजेंसी थी टीसीएस, अच्छे खासे वो एग्ज़ाम कराती थी, अच्छे खासे उनके पास सेंटर थे, बहुत रेपुटेटेड थी। अब देखो इतने बड़े स्केल पर एग्ज़ाम होगा ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाएगा। मैं ही बोलूँगा ना आपको कि आप 500 लोगों को खाना खिलाओ, आप भी 500 लोगों को खाना खिला दोगे, आपका पैसे भी होंगे, आप खिला भी दोगे, लेकिन आप देखना 10-15 लोग ना निकल ही जाएंगे, बोलेंगे अबे क्या खिलाया तूने। तो आप पूरी मेहनत लगा दोगे, फिर वो बोलेंगे ना 10-15 लोग नाम रख ही लेंगे, 5-6 लोग झगड़ा कर ही लेंगे। आप कैसे कर दोगे? आप एक आदमी हो, 2 आदमी हो, कैसे कर लोगे? जैसे शादी में होता है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। यहाँ लड़ाई हो जाएगी, वहाँ दारू पी किसी ने लड़ाई कर ली, थोड़ा कोई चीज़ की कमी हो गई, कुछ चीज़ छूट गया, कोई चीज़ कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, थोड़ा खाने में कुछ हो गया, ये हो गया, कोई वो चलता है, वो हो जाता है। वो इतनी बड़ी, वैसे टीचर्स अगर इतनी बड़ी चीज़ों में इतना बड़े लेवल पर एग्ज़ाम करा रहा है ऑल इंडिया लेवल पर, तो कहीं ना कहीं कुछ, कहीं छोटी मोटी कुछ हो गया, कहीं कुछ सेंटर में प्रॉब्लम आ गई, कहीं कुछ बच्चों ने कुछ कर लिया, बहुत कम मिलता था ऐसा देखने को, पर मिल ही जाता थोड़ा बहुत। अब देखो अब तो कैसा मिल रहा है। अब जो फेज़ वाले कराए इन्होंने पेपर, जो नई एजेंसी आई हुई है, उसमें कितनी प्रॉब्लम लग गई। अब तुम कह रहे हो दोबारा टीचर्स लेके आओ, दोबारा टीचर, तो पहले तुमने क्यों क्यों गाली दी उनको? आप देखना जो ये टीचर्स है ना, यही तो है, इनको बस वही कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। अब बच्चे, अब कई बच्चों को तो पीट भी दिया वहाँ अगर आप न्यूज़ सुन रहे होंगे तो, सेंटर में जा कर के। अब वही है, अब सीजीएल भी क्या करे? सीजीएल ने भाई पहले टीचर्स को दिया था, तुमने कहा कि टीचर्स ऐसा कर रहा है, टीचर्स वैसा कर रहा है, ये पेपर सही नहीं बना रहे, इनका नॉर्मलाइजेशन सही नहीं है, जैसे कि इनका बिल्कुल सब सही होगा, सब चीज़ इन्हीं को पता होगा, बाकी गवर्नमेंट तो बेवकूफ़ है। वो सीजीएल उतने सालों से एग्ज़ाम करा रहे हैं, वो तो बेवकूफ़ बैठे हुए हैं वहाँ। नहीं, पर सबसे बड़े ज्ञानी तो हमारे टीचर ही, उनसे बड़ा ज्ञानी थोड़ी ना कोई है। वही है, आप देख लेना अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है। कुछ हार्श रियलिटी भी हम टीचर्स के बीच है, तो वो भी हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हमने बोला हुआ है, हम में से ही कई टीचर्स ने टीचर्स के खिलाफ बहुत कुछ बोला हुआ है, वो बहुत बड़े बड़े टीचर्स ने बोला हुआ है, ठीक है। आप देख लेना 5-6 महीने पुरानी, 7-8 महीने पुरानी। अभी तो आंदोलन भी होता है पिछले साल के मेंस के बाद, जब वो नॉर्मलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा बोला था कि टीचर्स ने गलत तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया, इनको कुछ नहीं आता, इनको ये नहीं आता, इनको वो नहीं आता, ये कितना बोला गया था देखो। अब बस, अब SCCL ने बोला अच्छा इनको नहीं आता तो इनको हटाओ, उनको हटा दिया, अब लेके आ गए, अब बस अब झेलो। अब कौन झेल रहा है? टीचर्स थोड़ा ना झेल रहे हैं, झेल कौन रहा है आप खुद बताओ। यही है फिर। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ हार्श रियलिटी हमें भी टीचर्स को भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो हुआ है। अब देखो मैंने आपको बता दिया, मैच द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, वीडियोस को यहाँ पर पहले पॉज करना है, खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है कि इन क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दे पा रहे हो या नहीं, ठीक है। जिससे आपको पता चल पाएगा कि हाँ आपकी कैचिंग पावर कितनी बन पा रही है, आपको कितने वर्ड रिमेंबर हो पा रहे हैं। कई प्रीवियस ईयर के भी हैं और कई मैंने जो आज कराए हुए हैं।
अब देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेटस को अभी मैंने बताया, स्टेटस मतलब अपना स्टेटस को वेस्टर्न कंट्री का वर्ड है, इसका मतलब होता है सेम रखना चीज़ों को। स्टेटस को अपने क्या रखो, सेम रखो, बदलो मत अपने स्टेटस को, मतलब अनचेंज्ड कंडीशन, पोजीशन। बिग फिश अभी मैंने बताया बहुत बार यूज होता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इंपॉर्टेंट है। रेट रेस मैंने बता दी कि जब आप किसी पावर के लिए SSCL के पीछे भाग रहे हो तो रेट रेस ही तो है वो एक तौर पे, ठीक है ना। तो फियर्स कंपटीशन फॉर पावर, आप क्या चाहते हो, आपका पैसा आए, आपका पावर आए, आप CGL निकालो, आप क्या CBI में जाओ, आप IB में जाओ, आप किस में जाओ, अदर WO में जाओ। अगले क्या लगा, पॉइंट ब्लैंक, मैंने आपको बताया हर एक ही चीज़ पॉइंट है, बाकी सब आपको ब्लैंक दिख रहा है, मतलब आपको केवल अपना गोल दिख रहा है कि भाई ज़्यादा टीचरों के ये जो नौटंकियाँ करते हैं इसमें नहीं भिड़ना है, चुपचाप अपना पढ़ना है और बात खत्म करो। आपने कई टीचर देखे होंगे जैसे पवन रावत सर, ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते इन लफड़ों में, वो उनका काम है भाई आप पढ़ाओ और बात खत्म। क्योंकि बहुत बड़ी स्केल पर चीज़ें होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ निकलती ही हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें होती ही हैं। कौन सी चीज़ ऐसी है वर्ल्ड में जो बिल्कुल परफेक्ट है? दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, आप कितनी भी परफेक्ट करने की कोशिश कर लो। इन्हीं को दे देंगे ना जो आज जिन्होंने उल्टा उल्टा बोला था TCS के बारे में, इन्हीं को बोल देंगे कि चलो ये लो और तुम कराओ 1 साल में एग्ज़ाम, पता चल जाएगा इनको कि कैसा होता है, ठीक है। एक मॉक अगर ये बड़ा मॉक बनाएंगे उसमें ही कितनी एरर्स निकलने आ जाती हैं। जैसे कितने सालों से तो टेक्स्ट बुक की मॉक बना रहा है, आप देखो ना कितनी एरर निकल के आ जाती है उसमें। अगर आप टेक्स्ट बुक के मॉक देते होंगे बहुत क्वेश्चन गलत बन जाते हैं उसके, कईयों के सॉल्यूशन ही जो मन में आया वो दिए रहते हैं उन्होंने, अगर आप ढंग से एनालाइज करते होंगे तो वही है, तो हो जाता है वो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो गलत बनाते हैं इसको, अब इतने पेपर बनाते हैं, हर सब्जेक्ट के पेपर बनाता हूँ, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, NTPC से रिलेटेड, CGL से रिलेटेड, अदर्स UPSC से रिलेटेड, अदर चीज़ों से रिलेटेड, GS से रिलेटेड, तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ गलत तो हो जाता है। जैसे हम बनाते हैं, देखो हम इतने सारे मॉक बनाता हूँ मैं इतने सारी PDF बनाता हूँ, हो जाती कई बार गलत, आज हुआ नहीं वो दोबारा कॉपी पेस्ट वहीं पर हो गया। तो वो मैंने क्या चाहा कि ऐसा हो जाए जानबूझ के गलत, बनाते रहे एडिट करते रहे, हो गया नहीं दिखा। तो वो चीज़ें हो जाती है कई बार आप जब बड़ी स्केल पर करते हो। ये तो मैं फिर भी बहुत छोटे स्केल पर कर रहा हूँ, इंडिविजुअल लेवल पर लोग बड़े बड़े स्केल पर बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, तो उसमें चीज़ें हो जाती हैं कुछ ना कुछ गलत। तो सीधे ऐसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए कि नहीं अरे भाई तुमने कैसे गलत कर दिया है। तो अब उसका परिणाम भुगत ही रहे हैं स्टूडेंट्स। अब देखो TCS ही चेंज हो गया, अब क्या ही हो पाएगा मेरे हिसाब से तो अब इतने कम टाइम में। पॉइंट ब्लैंक की कहानी मैंने आपको बता दी जो क्या है वेरी डेफिनेट है। ग्रीन थंब क्या होता है, देखो ग्रीन थंब मतलब होता है ना ड्रिंक एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ एल्कोहल, जो नहीं सॉरी, ग्रीन थंब मैंने आपको बताया था नेचुरल इंटरेस्ट होता है, हरा अंगूठा याद है। मैं अब वुमेन ऑफ लेटर, जैसे मैन ऑफ लेटर पहले वुमेन ऑफ लेटर, जो एक ऐसी लड़की जो लिटरेचर में क्या वेल वर्स्ड है, और ड्रिंक लाइक अ फिश मैंने बता दिया कैसा, दारू पीने वाला जिसको डिप्सोमैनियक बोलते हैं। अब आपके लिए आया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेड एंड बटर लेटर। आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। ब्रेड एंड बटर लेटर का मीनिंग क्या होता है, और इन चीज़ों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना कि कोई टीचर ये कर रहा आज ये करो वो करो, चुपचाप अपनी पढ़ाई करनी है, बात खत्म करो। टीचर का काम यही है कि बस अब यही करो, लड़ाई करो, हंगामा करो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन बातों पर ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बस और बस पढ़ाई पर ध्यान दो, बस आपको पढ़ते रहना। पेपर आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, होगा जरूर। और एग्ज़ाम सेंटर में भी आपको क्या रहना है, अपने आप को काम रखना है, कंपोज रखना है, ठीक है। अपनी हाँ कुछ ही प्रॉब्लम आ रही है तो बोल देनी कि वो भी अच्छे तरीके से बोलना है कि सर मेरा माउस काम नहीं कर रहा है, सर मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। वैसे तो कीबोर्ड की तो ज़रूरत है नहीं अभी पर प्री में, पर सर मेरा माउस काम नहीं कर रहा है, उसको अगर दिख रहा है आपको पहले ढंग से चेक करा जाते ही उसको प्रॉपर देखा एक बार, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो डेट्स ऑल फॉर द डे, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।